स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान के इतिहास का चैप्टर 5 औद्योगिकरण का युग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने जाना था कि जो औद्योगिकरण से पहले यानी कि कारखानों के आने से पहले और तो उससे पहले कैसे सामान तैयार होता था, उत्पादन होता था और लोग कैसे व्यापार करते थे। तो इसके बाद हमने कारखानों के उदय के बारे में पढ़ा कि 1730 के दशक में कारखाने खुले, उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी तक हुआ। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की ज़रूरत के लिए 25 लाख पौंड का कपास का आयात करता था। उसके बाद 1787 में ये 22 लाख तक पहुंच गया। तो अब हम देखते हैं कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार क्या थी, कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया कितनी तेज़ थी। क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्रियों के उद्योग तक ही सीमित था, उद्योग के विकास तक ही सीमित था? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सूती उद्योग और कपास उद्योग जो था सबसे पहले तेज उद्योगों में से सबसे ज़्यादा विकसित उद्योगों में माना जाता था 1840 के दशक तक। लेकिन उसके बाद जो लोहा और स्टील प्लांट उससे आगे निकल के क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद 1840 के दशक में और 1860 के दशक में क्योंकि रेलवे का विस्तार होने लगा था कि सामान को पहुंचाने के लिए रेलवे का यूज़ होने लगा, तो रेलवे के लिए उसकी जो लाइनें डाली गई ट्रैक बिछाए गए, उसके लिए स्टील का और इस्पात का यूज़ हुआ। तो इसलिए लोहा स्टील उद्योग आगे आने लगे और उनकी ज़रूरत तेज़ी से बढ़ी, तो वो कपास को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग कितना करोड़ हो गया था? 7.7 करोड़ पौंड हो गया था। और ये राशि इंग्लैंड में जो मतलब कपास का जितना निर्यात होता उससे राशि कितनी थी? डबल थी। मतलब यानी कि इसका ये जो स्टील और लोहा उद्योग है ये कपास को छोड़कर आगे निकल गए थे। फिर दूसरा ये था कि जो नए उद्योग थे वो इतनी आसानी से अपना नहीं रहे थे कि भाई सब कि लोग आसानी से मतलब एकदम नहीं चेंज होते। तो 19वीं सदी के आखिरी में तकनीक के रूप में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी थी कि 20% से भी ज़्यादा नहीं, मतलब इतनी केवल 20% के लगभग थी। और जो कपड़ा उद्योग था वो एक गतिशील उद्योग था और लेकिन क्या है कि उसका एक बड़ा कि लोग कारखानों में ना जाकर घर में ही इसका उत्पादन करते थे। तो और जो परंपरागत उद्योग थे, तीसरा कारण ये है कि जो परंपरागत उद्योग में की गति, जैसे नए नए आविष्कार हुए, मशीनें आई, लेकिन लोग क्या है पूरी तरह से इस अवस्था में नहीं थे कि वो लोग पुरानी चीज़ों को छोड़कर तुरंत नई चीज़ों को अपना लें। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजार जैसे बहुत सारे गैर मशीनों के में जो तरक्की हो रही थी वो मुख्य रूप से साधारण छोटे छोटे आविष्कार जो हुए थे उनके साथ लोगों ने उन्हें घर पे ही यूज़ करके अपने काम में तरक्की की थी। लेकिन वो क्या है कि जो काम थे, जो औजार बड़ी बड़ी मशीनों को लोग नहीं अपना रहे थे बल्कि छोटी छोटी मशीनों की सहायता से घर में ही अपने काम को बढ़ा रहे थे। चौथा है कि जो प्रौद्योगिक बदलाव की गति धीमी थी, कि औद्योगिक भूदृश्य की जो नई तकनीक आ रही थी बहुत महंगी थी और लोग क्या करते थे कि जैसे कहते हैं ना कि जो कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए लोग बड़े सोच समझ के यूज़ करते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। तो जो मशीनें ख़राब होती थी तो उनकी मरम्मत पर बहुत खर्चा आता था और वो उतनी अच्छी भी नहीं थी। जैसे वहाँ उसके आविष्कारक कहते थे मशीन बहुत अच्छी है, ऐसे यूज़ करो, वो बताते थे। तो इस बात के लिए जो निर्माता थे वो ये चाहते थे कि मतलब इसमें खर्चा तो इतना आ रहा है लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें इतना नहीं मिल रहा था। और फिर जो जैसा अगर हम इसका एग्जांपल लें भाप के इंजन का, तो जेम्स वाट ने न्यू कॉमन जो भाप का इंजन बनाया था तो उसमें इम्प्रूवमेंट के सुधार किए और इसे 1871 में उसने नए इंजन को पेटेंट करा लिया था। तो
इस मॉडल का उत्पादन उसके जो उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया था, लेकिन उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था उसके लिए भी। सालों तक ऐसे ही रहा वो। और 19वीं सदी तक पूरे इंग्लैंड में केवल भाप के कितने इंजन बने थे? केवल 321। उनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में, 9 ऊन के उसमें, और कुछ खनन में और नहर निर्माण में लोह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ, मतलब बहुत जगह तो वो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। तो यानी मजदूरों के उत्पादन में कई गुना क्षमता को बढ़ाने वाला जो ये है भाप के इंजन का आविष्कार भी, ये इसको भी अपनाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल से ही कोशिश कर रहे थे। तो कि 19वीं सदी के मध्य का औसत जो मजदूर है, मशीनों पर काम करने वाला नहीं, बल्कि कैसा कि जो घर में ही परंपरागत तरीके से जो उत्पादन होता रहा उसी को अपना रहे थे, ना कि जो नई मशीनें आ रही है, नए मॉडल आ रहे थे उनको अपनाकर अपनी काम की गति को बढ़ाया, या उद्योगपति ने उन्हें अपनाया। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने ना जो मशीनें थी उन्हें अपनाया, लेकिन अपनाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट थी। और लोग परंपरागत तरीके से ही काम करने में ज़्यादा विश्वास रख रहे थे, सोच रहे थे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे उन्हें नुकसान होने की संभावना बहुत कम थी। अधिकतर जो छोटे छोटे मशीनों का आविष्कार थे उनसे ही घर में ही यूज़ करके लोग कोशिश कर रहे थे, और बड़ी चीज़ों को, बड़े मशीनों को अपनाने से हिचकिचा रहे थे। आगे हम देखते हैं कि हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। जब मानव श्रम की, उस समय विक्टोरिया काल में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। जो गरीब लोग थे, बेकार लोग थे, वो काम की तलाश में कहाँ जाते थे? शहर चले जाते थे। और जब श्रमिक बहुत ज़्यादा होने लगे तो वेतन कम होने लगे। और जब उद्योगपति को इतने श्रमिक कम वेतन पे मिलने लगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, तो ऐसे में वो मशीनों का यूज़ क्यों करें? जब हमें मशीनों से सस्ता श्रमिक मिल रहा है तो उन्होंने, उद्योगपतियों ने मशीनों की अपेक्षा श्रमिकों को अपनाया। और तो अब मशीनों में क्यों वो इंटरेस्ट रखने लगी? क्योंकि मशीन में ज़्यादा खर्च आएगा, जबकि मज़दूरों से उन्हें सस्ता पड़ता था। तो उन्होंने श्रमिकों, और श्रमिकों की मांग तो ये है कि जब ज़रूरत हुई बुला लिया और वरना उन्हें बेच दिया। और मशीनें तो अगर ख़रीद ली तो उन्हें काफ़ी समय तक, मतलब उन्हें यूज़ करना ही पड़ता। और क्रिसमस के समय जैसे बुक बाइंडर थे, प्रिंटर थे, सबको मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। बंदरगाह पर मज़दूरों की, जहाज़ की मरम्मत का काम सब जाड़ों में किया जाता था, तो उस समय मज़दूरों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी उसकी अपेक्षा कि भाई, और मौसम की अपेक्षा जाड़ों में मज़दूरों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। और जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति क्या करते थे? मशीनों के बजाय मश तो मशीनों के बजाय वो क्या करते थे? उसका ही मज़दूरों को ही रखना पसंद करते थे। और बहुत सारे उत्पादन तो ऐसे थे, प्रोडक्ट तो ऐसे थे केवल हाथ से ही बन सकते थे। और मशीनों में जैसे एक से तैयार बहुत बड़ी संख्या में बनाए जा सकते हैं। मशीनों से अगर हम एक से सांचे से बनाए तो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी तैयार होती थी। लेकिन जो हाथ से बनाते थे लोग, तो उसमें क्या है, बारीक डिजाइन, खास आकार, ये सब के कारण उनमें चेंजेस आते रहते थे और डिफरेंट हो जाते थे वो। तो ब्रिटेन में क्या था 19वीं सदी में, और क्या बाजार में जो, और 19वीं सदी में 500 तरह के हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई गई। और इन्हें जो, अगर अगर इन्हें यंत्रों से बनाया जाता तो इनमें नहीं मुश्किल था, तो लेकिन इन्होंने इन हाथों के द्वारा बनाए गए, क्योंकि उसमें इतनी वैरायटी लाने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं, हाथों की इंसानी निपुणता की ज़रूरत थी। मतलब इंसान ऐसा कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन मशीन तो एक ही तरह की चीज़ें बनाती थी। और फिर विक्टोरिया काल में क्या है, जो उच्च वर्ग के, ऊंचे अमीर लोग थे, वो लोग क्या करते थे? हाथों की बनी हुई चीज़ें पसंद करते थे, क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि वो उनके स्टेटस का प्रतीक होती थी, कि इन्हें कितनी अच्छी चीज़ें पसंद है। उनमें फिनिशिंग भी अच्छी होती थी, और अलग अलग डिज़ाइन, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनों से, बारीक डिज़ाइन से बनाया जाता था।
और जो मशीनों की बनी चीज़ें उन्हें निर्यात कर दिया जाता था। मतलब हाथ की बनी चीज़ें अमीर लोग खरीद लेते थे और जो मशीनों की बनी थी उन्हें निर्यात कर दिया जाता था। और जब जिन देशों में मज़दूरों की कमी थी वहाँ मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, और ताकि मज़दूरों का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके। और 19वीं सदी में अमेरिका में यही स्थिति थी। लेकिन ब्रिटेन में हाथ से ज़्यादा काम किया गया क्योंकि वहाँ श्रमिकों की कमी नहीं थी। लेकिन अमेरिका में मशीनों का यूज़ किया गया क्योंकि वहाँ श्रमिकों की कमी थी। फिर उसके बाद इन सब का मज़दूरों की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जब बाज़ार में श्रम बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह के, उससे मज़दूरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। लोग क्या है गांव से शहर पहुंचने लगे काम की तलाश में। जब उन्हें पता चला शहर में काम मिल सकता है, लोग भूख से परेशान होकर वहाँ पहुंचने लगे। लेकिन जिन कारखानों में अगर किसी के रिश्तेदार दोस्त वगैरह को कोई काम करता था तो जान पहचान से तो उन्हें काम मिल जाता था, लेकिन बिना जान पहचान के कोई काम नहीं मिलता था। तो ऐसे लोगों की संभावना वहाँ पे ज़्यादा होती थी काम मिलने की, जिनके वहाँ पे कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह काम करते थे। बाकी लोगों को हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था। वे पुल के नीचे रैन बसेरों में रहकर अपना समय बिताते थे। और कुछ कुछ क्या है जो बहुत सारे लोग, मतलब वहाँ पे उद्योगों में काम के बीच बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीज़न, जब काम के सीज़न के टाइम तो ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत थी तो वहाँ बुला लिया जाता था। उसके बाद खाली रहते थे, कुछ लोग वापस लौट जाते थे और कुछ वहीं रहकर इंतज़ार करते थे कि जब दोबारा ज़रूरत होगी तो वो ये काम, और या फिर अपना उस समय के लिए, खाली समय के लिए छोटा मोटा कुछ काम ढूंढ लेते थे। और जब 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार तो आया, लेकिन इससे मज़दूरों की ज़िंदगी में कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि क्या अगर औसत आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो व्यवसाय के बीच आने वाला फ़र्क जो क्या है, जो महंगाई बढ़ती रही तो जो वेतन बढ़ा भी उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब लोगों की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितना वेतन बढ़ता था उतनी ही खर्चे भी बढ़ जाते थे। जैसे जब नेपोलियन युद्ध के समय कीमतें बढ़ी तो मज़दूरों की आय के में कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो सही मिल रहा था, लेकिन क्या है उनसे वो उतनी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे जितने कि पहले उतने वेतन से खरीद सकते थे। तो मज़दूरों की आमदनी तो वेतन पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोज़गार की अवधि भी, कि अगर उन्हें वेतन सही मिल रहा लेकिन अगर उन्हें महीने में 10 दिन ही काम मिल रहा है तो वो भी उनके लिए परेशानी का विषय था। तो मज़दूरों की जो दैनिक औसत है इससे ही तय होती थी कि उन्हें कितने दिन काम मिला। काम के घंटों पर निर्भर करती थी कि काम कितने दिन मिला। तो उसके हालात, उनकी जो 10% शहरी आबादी थी वो बहुत ज़्यादा गरीबी वर्ग में आते थे। और 1830 के जो आर्थिक महामंदी का दौर चला था तो उसमें बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण लोग क्या है मशीनों से चिढ़ने लगे। जब स्पेनिंग जेनी नाम की एक मशीन का आविष्कार हुआ, इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया कि भाई, ताकि क्योंकि इसके मशीनों के यूज़ से और भी लोग क्या है बेरोजगार हो सकते थे। तो इसलिए उन लोगों ने मशीनों पर हमला किया, उन्हें तोड़ने लगे। और इस कारण से 1840 के दशक में शहरों के निर्माण में के गतिविधियों में तेज आई। लोगों नए नए रोजगार पैदा हुआ, सड़कों को चौड़ा किया गया, रेलवे स्टेशन बने। तो ऐसे में बहुत लोगों को काम मिला। तो आज के उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के पार्ट को हम उपनिवेशों में औद्योगिकरण, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।